हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आइडियल पोर्टफोलियो सीरीज की पिछली 3 वीडियोस में हमने ये देखा कि अगर आप बिगिनर हो या स्लाइटली एक्सपीरियंस्ड हो या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो साइज बिल्ड कर लिया आपने थ्रू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, तो आप कैसे अपनी पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से डिजाइन और बिल्ड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक चेक नहीं किया है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। इसी कोशिश को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम अबव 50 लाख यानी कि 50 लाख से ऊपर की पोर्टफोलियो साइज के लिए आप कैसे अपनी डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो को बिल्ड और ग्रो कर सकते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स की डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमने बात की पिछली 3 वीडियोस में हमने बात की कि अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो, रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या फिर रियली एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तो आप कैसे बिल्ड कर सकते हो अपनी पोर्टफोलियो को। क्योंकि इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपकी 50 लाख से ऊपर की डायरेक्ट स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मेरी पूरी आशा है कि आप काफी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो। इसलिए मैंने यहाँ पे फिंगर्स क्रॉस का इमेज यहाँ पे डाला है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप चूंकि इतनी बड़ी कॉर्पस आपने बिल्ड की है तो डेफिनेटली आपने काफी समय से इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, काफी आपको एक्सपीरियंस, मार्केट की वॉलेटिलिटी, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सारे जो वर्च्यूज की हमने पहले की वीडियोस में बात की हुई है, इन सभी की एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी अच्छी खासी होगी। मार्केट के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को आपने देखा होगा थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू आउट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो मुझे उम्मीद है कि आप काफी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होगे। ऑब्वियसली आपकी लार्ज पोर्टफोलियो साइज है, हम यहाँ पे 50 लाख से अबव की पोर्टफोलियो साइज की बात कर रहे हैं, तो मेरी नजर में दैट इज अ डिसेंटली साइज लार्ज पोर्टफोलियो साइज। वर्च्यूज ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज स्टिल की, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले की वीडियोस में बहुत बार ये रीइटरेट किया है कि डिसिप्लिन और पेशेंस ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हमेशा ऐसी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर कोई एट्रीब्यूट्स है, कोई क्वालिटीज है जो मुझे लगता है कि स्मार्ट होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, इन्वेस्टिंग की जर्नी में, तो मुझे लगता है वो है पेशेंट होना और डिसिप्लिन होना। ये अगर आप हो और ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप डेफिनेटली एक्सेल कर सकते हो, आउट परफॉर्म कर सकते हो बहुत सारे अपने पीयर्स, बहुत सारे अदर इन्वेस्टर्स को। बट चूंकि आपकी पोर्टफोलियो साइज ऐसी डिसेंटली काफी अच्छी साइज की हो गई है, लार्ज पोर्टफोलियो साइज है आपकी, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन भी अफोर्ड कर सकते हो। और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटेशन तो मुझे लगता है कि मैंने पिछली वीडियो में बात भी की थी इसकी कि 10 से 50 लाख की अगर आपके बीच की पोर्टफोलियो है तो भी आप थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम बात करें कि 50 लाख से ऊपर की आपकी अगर पोर्टफोलियो साइज है तो दैट इज अ गुड साइज, दैट इज अ हेल्दी साइज पोर्टफोलियो, राइट, सब्सटेंशियल पोर्टफोलियो आपकी। तो आप थोड़ी एक अपनी सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, इफ डिजायर्ड। जरूरी नहीं है, एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है, मैं तो कहता हूं कि आप नहीं क्रिएट करो, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी ऐसी एंटरटेनमेंट करने की चाहत है, थोड़ी आपको लगता है कि थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए, थोड़ी एडवेंचर चाहिए आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको, तो आप एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो में क्या करेंगे हम, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी कोर पोर्टफोलियो अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होनी चाहिए, एसेंशियल्स से भरी होनी चाहिए। एसेंशियल्स क्या है वो भी हम अभी तुरंत बात करने वाले हैं। तो यू शुड स्टिल फोकस ऑन ए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो यहाँ पे मैं बिलीव करता हूँ कि चूंकि आपकी डिसेंटली साइज, अच्छी खासी साइज की आपकी पोर्टफोलियो है, तो 18 to 20 स्टॉक्स तक आप रख सकते हो। मुझे लगता है कि दैट प्रोवाइड्स यू गुड स्वीट स्पॉट, गुड बैलेंस बिटवीन बीइंग ओवरली कॉन्सेंट्रेटेड एंड बीइंग ओवरली डाइवर्सिफाइड। तो इन सभी चीजों का आपको एक अच्छा बैलेंस देता है। अगर आप 18 से 20 स्टॉक्स को आप ट्रैक भी कर सकते हो, उनके एनुअल रिपोर्ट्स को फॉलो कर सकते हो, उनकी न्यूज को फॉलो कर सकते हो, उनके मैनेजमेंट के डिसीजंस को आप ट्रैक कर सकते हो, तो इन सभी चीजों को आप फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई ना करें। 18 से 20 स्टॉक्स, दैट गिव्स यू गुड बैलेंस। अगर आप चाहते हो तो इससे कम भी थोड़ी रख सकते हो, 12-15 स्टॉक्स भी रख सकते हो, लेकिन आपकी चूंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज काफी बड़ी है तो अगर आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आई विल नॉट ब्लेम यू। You can spread your risk through diversification by diversifying into 18 to 20 stocks between that range. That gives you a good sweet spot. फिर आपकी essentials, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली, essentials should still form the part of your core portfolio. You should minimize cyclicals. यहाँ पे avoid मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है minimize. साइक्लिकल्स जो हमने यहाँ पे सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात की, अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली साइक्लिकल्स में आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर आपको थोड़ी थ्रिल, एक्साइटमेंट, एडवेंचर चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में तो आप एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और उसमें साइक्लिकल्स में आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हो, बट यू हैव टू मिनिमाइज दैट एक्सपोजर। यू डोंट हैव टू जस्ट गो आफ्टर साइक्लिकल्स। आपको साइक्लिकल्स के पीछे नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी पोर्टफोलियो का एक सब्सटैंशियल पार्ट साइक्लिकल्स में रखना है, तो उसको मिनिमाइज करना है, बट यू कैन कीप दैट एक्सपोजर थ्रू अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो।
यू कैन एक्सपेरिमेंट विद क्वाजी साइक्लिकल्स। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज 10 से 50 लाख के बीच में है तो आप क्वाजी साइक्लिकल्स और स्ट्रॉन्ग सेकुलर स्ट्रक्चरल इंफ्रा ग्रोथ प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इंफ्रा ग्रोथ प्लेयर्स कौन से हैं वो अभी हम तुरंत उसकी डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्लेयर्स हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसकी भी हम तुरंत बात करेंगे। तो जैसे कोर पोर्टफोलियो की बात की, उसमें आपकी बीएफएसआई सेक्टर आ गई, हाई क्वालिटी बीएफएसआई। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में आपको हाई क्वालिटी प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं, हाई क्वालिटी प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें हाई कन्विक्शन बेट्स लेने, और साथ ही साथ एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, ये जो 3-4 सेक्टर्स हो गए, ये आपकी कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होंगे। ऑटो एंसिलरी, केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल, ये सारे जो होंगे, और साथ ही साथ कंजम्पशन और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये जो सारे होंगे, ये आपकी क्वाजी साइक्लिकल पोर्टफोलियो का पार्ट होंगे। और क्वाजी साइक्लिकल्स में आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन कितनी रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरी व्यू में, वो हम अभी तुरंत बात करेंगे। फिर अगर हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करें, इफ डिजायर्ड, अगर वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो आप रखना चाहते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल अ कंपल्शन, दैट इज नॉट एट ऑल अ रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो, तो उसमें आपकी क्या क्या आ जाएंगी, वो आपके साइक्लिकल सेक्टर को केटर करेंगे, वो आपका एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो होगा। और जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली, आपकी जो साइक्लिकल पोर्टफोलियो होगी, जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगी, दैट कैन बी अ रोटेशनल पोर्टफोलियो, क्योंकि साइक्लिकल का मतलब ही यही है कि वो सेक्टर्स साइक्लिकल होते हैं, यानी कभी कभी वो सेक्टर्स अप मूव में होते हैं और कभी कभी डाउन मूव में होते हैं। जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो वो अपसर्ज उनमें अच्छी खासी होती है, आउटसाइज रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही होती है तो यूजुअली वो साइक्लिकल सेक्टर्स बहुत डाउन मूव दिखाते हैं, बहुत डाउन टिक दिखाते हैं। तो आपकी जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगी, दैट कैन नॉट बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स, दैट कैन बी एनी नंबर ऑफ स्टॉक्स, लेकिन आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन उसमें बस एक फिक्स्ड रखनी है, एंड दैट कैन बी अ वेरी रोटेशनल पोर्टफोलियो। हो सकता है आप कभी कमोडिटीज में, जैसा हम कभी एग्जांपल में डिस्कस भी करेंगे, कमोडिटीज, मेटल्स, पावर, एनर्जी, टेलीकॉम, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, इन सभी में आप अगर जो एक्सपोजर रखेंगे, हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर्स में आप ज्यादा एलोकेशन रखें। हो सकता है कभी आप कमोडिटीज में ओवरवेट हो, कभी हो सकता है आप टेलीकॉम में ओवरवेट हो, तो कभी हो सकता है कैपिटल गुड्स में और रियलिटी में ओवरवेट हो। तो उस हिसाब से आपकी जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगी, दैट विल बी अ रोटेशनल पोर्टफोलियो, रोटेटिंग पोर्टफोलियो। तो वहां पे आपको मैं ये नहीं बता सकता कि आपकी 2 स्टॉक्स होनी चाहिए, 5 स्टॉक्स होनी चाहिए, 10 स्टॉक्स होनी चाहिए, आप कितने भी स्टॉक्स रख सकते हो, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन कितनी होगी टोटल, वो हम अभी तुरंत देखने वाले कि ओवरऑल पोर्टफोलियो आप कितना मैक्सिमम एलोकेशन ले सकते हो साइक्लिकल्स में, जो एब्सोल्यूट साइक्लिकल्स है, क्वाजी साइक्लिकल्स नहीं, एब्सोल्यूट साइक्लिकल्स में कितना आप मैक्सिमम एलोकेशन रख सकते हो, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ योर रोटेशनल सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस सेक्टर में आपको कितनी एलोकेशन मैं रेकमेंड करता हूं, जो मुझे लगता है कि सही है, दैट विल प्रोवाइड यू गुड बैलेंस ऑफ अग्रेसिव एज वेल एज डिफेंसिव एलोकेशन, अग्रेशन एज वेल एज कंजर्वेटिज्म, उसका क्या बैलेंस होना चाहिए उसकी हम बात करते हैं, और साथ ही साथ एग्जांपल्स की बात करेंगे, कौन कौन से सब सेक्टर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद इन दोज सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स, उसकी हम बात करते हैं। तो पहला सेक्टर आ गया बीएफएसआई, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली। इसमें मैं बिलीव करता हूं कि 25 to 30% एलोकेशन इज अ गुड स्वीट स्पॉट, गुड बैलेंस। इसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप थोड़ा ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखते हो, ज्यादा आप कन्विक्शन डेवलप करते हो और बीएफएसआई में आपको ज्यादा विश्वास है, तो हो सकता है कि आप इसको आप एलोकेशन को 35% भी कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि 25, एनीथिंग बिटवीन 25 to 35% इज अ गुड बैलेंस। उसमें आप लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को सीख कर सकते हो, उन पे रिसर्च कर सकते हो, रेप्यूटेड एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एचएफसीज का मतलब है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और एएमसीज का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो इन सभी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन कौन से लीडिंग मार्केट प्लेयर्स हैं इन सभी सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में, उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे हाई कन्विक्शन बेट्स ले सकते हो। और साथ ही साथ इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत लो पेनिट्रेशन है जिसकी इंडिया में, और उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आता है और जनरल इंश्योरेंस भी आता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर डेफिनेटली हैज अ ह्यूज ग्रोथ रनवे अहेड ऑफ इटसेल्फ इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि दैट कैन बी अ वेरी सेक्युलर, वेरी एवरग्रीन सेक्टर फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेकेड्स इफ नॉट मोर, एंड दैट कैन प्रोवाइड यू गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द फ्यूचर। तो इंश्योरेंस सेक्टर डेफिनेटली ऐसा एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि उसमें एक्सपोजर आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और इन सारे सेक्टर्स में, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, एचएफसीज हो, एएमसीज हो या इंश्योरेंस प्लेयर्स हो, इन सभी में कौन कौन से मार्केट प्लेयर्स जो मुझे पसंद आते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स मुझे पसंद आते हैं, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी, 2 पार्ट की वीडियो थी, जिसमें हमने बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द बीएफएसआई सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर वो आइडेंटिफाई किया था, उसकी हमने बात की हुई थी। उसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा। उस वीडियो को देख के थोड़ी और आपकी पर्सपेक्टिव डेवलप हो सकती है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है रिगार्डिंग द बीएफएसआई सेक्टर।
अगली सेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसकी एलोकेशन मुझे लगता है कि 12 to 15% तक आप लिमिट कर सकते हो, वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी सेक्टर। इसमें आपको मोटेड हाई मार्केट शेयर वाली कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है, फोकस्ड मोनोपोली एफएमसीजी प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना है। इसकी भी डिस्कशन हमने दोनों पार्ट की डिस्कशन की हुई थी, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द एफएमसीजी सेक्टर। उसमें हमने एचयूएल, मैरिको, डाबर, आईटीसी, ब्रिटानिया और नेस्ले जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की बात की थी कि कौन कौन से प्लेयर्स मुझे पसंद आते हैं एंड फॉर व्हाट रीजंस। तो एफएमसीजी सेक्टर में मुझे लगता है कि 12 to 15% इसको आप अगर थोड़ा बढ़ा भी सकते हो अगर चाहो तो। अगर आपको लगता है कि थोड़ी आपके डिफेंसिव पोर्टफोलियो होनी चाहिए तो इसको आप 18-20% तक भी कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा एफएमसीजी में एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डेफिनेटली एफएमसीजी प्लेयर्स आर वेरी स्टेबल प्लेयर्स। इनकी अर्निंग्स स्टेबल कंसिस्टेंट में बढ़ती रहती हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स होते हैं ये, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ इनमें नहीं दिखती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर की ऑब्वियसली जो पेनिट्रेशन है इंडिया में और किसी भी कंट्री में भी एफएमसीजी सेक्टर की जो पेनिट्रेशन होती है वो यूजुअली बहुत हाई होती है। तो इनकी ग्रोथ पोटेंशियल काफी कम हो जाती है, काफी लिमिटेड हो जाती है। ये आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग करके तो देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको करके मोस्ट लाइकली नहीं देंगे। स्टुपेंडस ग्रोथ इनकी नहीं आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि एलोकेशन थोड़ी लिमिट करनी चाहिए, बहुत ज्यादा ओवरवेट एफएमसीजी पे नहीं होना चाहिए। ये आपकी कोर पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए, अच्छी खासी डिसेंट एलोकेशन होनी चाहिए, बट ओवरवेट एफएमसीजी होना थोड़ा रिस्की हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। अगली सेक्टर आईटी प्लस फार्मा। इसमें मुझे लगता है कि बीएफएसआई के जैसा ही 25 to 30% आप एलोकेशन लग सकते हो। और इसमें आपको लार्ज मोटेड आईटी फर्म जैसे कि टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, इन्फोएज वगैरह की हमने बात की हुई है। बहुत सारी इमर्जिंग आईटी प्लेयर्स भी है, उन पे भी आप नजर बना के रख सकते हो, उन पे रिसर्च कर सकते हो। और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर में मुझे लगता है कि एमएनसी कंपनीज को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू डोमेस्टिक जेनेरिक ड्रग जो होती है, जेनेरिक ड्रग बनाने वाली कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर मैं प्रेफर करता हूं एमएनसी फार्मा कंपनी। जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज हैं, जैसे कि हमने बात की हुई है फाइजर की, एबॉट की, सैनोफी इंडिया की, पीजीएचएल यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ग्रुप की, तो उन सभी कंपनीज को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कंपेयर टू डोमेस्टिक जेनेरिक ड्रग फार्मा कंपनीज लाइक सन फार्मा और विंडो फार्मा, सिप्ला, लुपिन वगैरह। और साथ ही साथ प्रॉक्सी प्लेस, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने वाली कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि डिवीज लेबोरेटरीज को मैं पसंद करता हूँ। जीएलई यानी कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने वाली दो कंपनीज हैं, जो दो बड़ी प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर, एचएलई ग्लासकोट और जीएमएम फॉडलर, उनकी हमने बात की हुई है पहले की वीडियोस में। फिर स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी हैं, मोटेड कंपनीज, अच्छी मार्केट शेयर वाली कंपनीज भी हैं स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में। उसकी भी ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द केमिकल सेक्टर। उसमें हमने बात की थी कि कौन कौन से केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज मुझे पसंद आती हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो ये आपकी प्रॉक्सी प्लेस हो गई। प्रॉक्सी प्लेस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सारी जो कंपनीज होती हैं जैसे कि जीएलई, स्पेशलिटी केमिकल वगैरह, ये डायरेक्ट ड्रग्स तो नहीं बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, लेकिन ये ऐसी प्रोडक्ट्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती हैं जो कि फार्मा और केमिकल सेक्टर में यूज होते हैं। जैसे कि जीएलई सेक्टर की हमने पहले की भी वीडियोस में बात की हुई है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट ऐसी इक्विपमेंट्स होती हैं जो कि फार्मा सेक्टर में भी यूज होती हैं फॉर मिक्सिंग केमिकल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, और साथ ही साथ केमिकल सेक्टर में भी यूज होती हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट केमिकल्स। तो इसलिए एक प्रॉक्सी प्ले हो जाती है। अगर आप फार्मा सेक्टर में भी प्ले करना चाहते हो, केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में भी प्ले करना चाहते हो, तो हो सकता है कि जीएलई प्लेयर्स, ग्लास लाइन इक्विपमेंट प्लेयर्स जैसे कि जीएमएम फॉडलर, एचएजी ग्लासकोट, ये आपको ज्यादा पसंद आ सकते हैं टू हैव अ प्रॉक्सी प्ले ऑन ऑल दीज ग्रोथ सेक्टर्स लाइक फार्मा एंड स्पेशलिटी केमिकल। फिर अगले सेक्टर की हम बात करते हैं जिसमें कि 10 to 15% आप एलोकेशन रख सकते हो। बहुत हाई एलोकेशन नहीं है लेकिन डिसेंट सी एलोकेशन, और वो मुझे लगता है कि क्वाजी साइक्लिकल्स और स्ट्रक्चरल इंफ्रा। अब स्ट्रक्चरल इंफ्रा से मेरा क्या मतलब है, तो सबसे पहले क्वाजी साइक्लिकल्स की बात करते हैं। तो ऑटो एंसिलरी, ये भी क्वाजी साइक्लिकल होते हैं क्योंकि ये एवरग्रीन भी नहीं होते हैं। इनकी डिमांड थोड़ी बहुत इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, जीडीपी की ग्रोथ पे डिपेंड करती है कि कैसी इकोनॉमी की ग्रोथ है, नेशन की जीडीपी की ग्रोथ कैसी है, उस पर डिपेंड करती है कि ये ऑटो और ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने देखा था 2018 के बाद से बहुत ज्यादा डाउन टिक रही थी, बहुत ज्यादा डाउन टर्न रही थी ऑटो और ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स में, और अभी रिसेंटली उनमें काफी अच्छी रीबाउंड आई। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा साइक्लिकल भी नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एवरग्रीन और सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी भी इनमें नहीं रहती है, थोड़ी बहुत बीच की इनकी स्टोरी रहती है, हाइब्रिड, यानी इसलिए मैं इनको क्वाजी साइक्लिकल मानता हूँ। फिर स्पेशलिटी केमिकल भी थोड़े बहुत क्वाजी साइक्लिकल है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत यानी 4-5 सालों से काफी ह्यूज अपसर्ज रही है, अच्छी खासी टेलविंड्स रही हैं बिहाइंड द स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, क्योंकि चाइना ने बहुत सारी पोल्यूशन कर्ब करने के लिए एनवायरमेंटल रीजन से बहुत सारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को रोक दिया था, उनकी प्रोडक्शन रोक दी थी। इसलिए इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को बहुत अच्छा इम्पेटस मिला था।
फिर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल इंफ्रा ग्रोथ प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है सीजीडीज को। सीजीडी का मतलब होता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो सीजीडीज मुझे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी थ्रस्ट है, बहुत अच्छी मोटिवेशन है टू इनकरेज गैस यूसेज, यानी कि नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन और यूसेज को वो बढ़ाना चाहते हैं फॉर एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन रीजन। तो पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए इंडिया में कोल की डिपेंडेंस को घटाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंस को घटाने के लिए वो पाइप नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस सेक्टर की सारी कंपनियां मुझे अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है फॉर सम टाइम टू कम, एटलीस्ट फॉर 5-10 years। आई थिंक गुड ग्रोथ पोटेंशियल लाइज विद दीज कंपनीज। तो इसलिए सीजीडी कंपनीज यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कंपनीज में। और साथ ही साथ कंजम्पशन तो एक अच्छा एवरग्रीन सेक्टर काइंड ऑफ है ही, स्पेशली इंडिया के अंदर कंजम्पशन स्टोरी बहुत अभी बची हुई है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छी है, पेनिट्रेशन काफी कम है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेंट सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, डायग्नोस्टिक, व्हाइट गुड्स, रिटेल सेक्टर की अगर बात करें तो पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है। इसलिए कंजम्पशन थीम की ग्रोथ रनवे भी बहुत बची हुई है, ग्रोथ पोटेंशियल मुझे अच्छी खासी दिखती है कंजम्पशन थीम में। और इन सारे सेक्टर्स में जैसे कि पेंट, रिटेल, फुटवेयर, डायग्नोस्टिक्स और व्हाइट गुड्स का मतलब होता है जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की बात करें, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। वर्लपूल इंडिया मुझे पसंद आता है, वोल्टास पसंद आता है, हनीवेल ऑटोमेशन मुझे पसंद आता है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके क्वाजी साइक्लिकल्स और स्ट्रक्चरल इंफ्रा ग्रोथ स्टोरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ पोटेंशियल दैट दीज कंपनीज एंड दीज सेक्टर्स ऑफर। और फाइनली जैसे हमने बात की सैटेलाइट पोर्टफोलियो की, तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप साइक्लिकल्स में एक्सपोजर ले सकते हो। ये टोटली एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो एलोकेशन आप ले सकते हो 5 to 10% का, जिसमें आप केवल साइक्लिकल्स में ही इन्वेस्ट करोगे। दैट विल बी योर फन पोर्टफोलियो, दैट विल बी योर एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो, दैट विल बी योर एडवेंचर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। और उसमें आप कमोडिटीज में, मेटल्स में, उसमें स्टील भी आ गए, नॉन फेरस मेटल्स आ गए जैसे कॉपर, गोल्ड वगैरह, फिर ऑयल, एनर्जी, सीमेंट, टेलीकॉम, रियल्टी, कैपिटल गुड्स। तो ये सभी जो हमने पहले भी थोड़ी सी बात की थी, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में इन सभी सेक्टर्स में आप रोटेट कर सकते हो सकता है कभी कमोडिटीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कभी कैपिटल गुड्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कभी सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी मेटल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सभी में आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी साइक्लिकल स्टोरीज उस समय प्ले आउट कर रहे हैं, किसमें अप मूव आ रही है, किसमें ग्रोथ पोटेंशियल फॉर अ फ्यू ईयर्स, फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स दिख रही है। और उसमें आप बेट ले सकते हो कि हो सकता है कि कभी टोटली 5 to 10% आप एलोकेशन कमोडिटीज में रखो, फिर उसकी जब अप मूव की साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उसमें से आप पूरी की पूरे पैसे निकाल के हो सकता है रियल्टी में डाल दो, फिर कैपिटल गुड्स में डाल दो, कभी सीमेंट में डाल दो। तो जो भी सेक्टर जिसमें भी आपको लगता है कि पोटेंशियल फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आपको दिख रही है, बहुत ज्यादा डाउन टर्न आ गई है, बहुत ज्यादा पिटा हुआ वो सेक्टर है और अगले 2-3 साल के लिए आपको अच्छी पोटेंशियल उसमें दिख रही है बिकॉज ऑफ टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी, टर्न अराउंड इन द डिमांड स्टोरी, तो उसमें आप एलोकेशन अपनी एक सेक्टर से हटा के टोटली वहां से निकाल के दूसरे सेक्टर में डाल सकते हो। इसलिए मैंने लिखा था कि ये जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगा वो एक रोटेशनल उसमें एलोकेशन होगी, रोटेशनल पोर्टफोलियो होगा। उसमें हो सकता है कि टोटली आप इन्वेस्टेड रहो किसी एक सेक्टर में एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और हो सकता है कि दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में आप टोटली एलोकेशन वहां से निकाल लो उस सेक्टर से और दूसरे सेक्टर में डाल दो। तो दैट विल बी योर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट पोर्टफोलियो। और मैंने एग्जांपल लिया कि अगर आपकी 1 करोड़ की पोर्टफोलियो एलोकेशन है, टोटल जो आपकी पोर्टफोलियो साइज है वो 1 करोड़ की अगर है, तो आप कैसे अपनी नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे अपनी एलोकेशन को डिसाइड कर सकते हो। और उसी हिसाब से कुछ सिंपल एग्जांपल नंबर्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं कि अगर आपकी लेट्स से एफएमसीजी सेक्टर में 12 से 15% की एलोकेशन है, तो आप 12 लाख से 15 लाख, अगर आपकी टोटल पोर्टफोलियो साइज 1 करोड़ के आसपास की है, तो आप 12 लाख से 15 लाख की पोर्टफोलियो एलोकेशन एफएमसीजी में रख सकते हो और उसमें आप डिफरेंट एफएमसीजी प्लेयर्स, डिफरेंट एफएमसीजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो विद इन दैट पोर्टफोलियो एलोकेशन ऑफ 12 to 15 लाख। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतनी जो अच्छी डिस्कशन की हमने डिटेल मैनर में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, ये सभी इनपुट्स और ये सारी डिस्कशन आपके लिए यूजफुल इनपुट्स की तरह काम आएंगे। दैट्स व्हाट माय होप इज। अगर आपकी कोई भी फीडबैक रहती है, कोई भी क्वेश्चंस आपके अगर अनआंसर्ड रह गए, कोई भी कमेंट्स या फीडबैक है, तो उसे आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन करें। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू एंड गेट टू नो योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई भी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट है तो उसे आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप साथ ही साथ जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में भी और साथ ही साथ चैनल पेज पे भी है, उस ईमेल आईडी को यूज करके आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, कोई ओपिनियन प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई सजेशन दे सकता हूँ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन वर्क थिंग्स आउट। बट आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विथ यू, कनेक्टिंग विथ यू एंड हेल्पिंग यू आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आई होप ऑल दीज इनपुट्स एंड डिस्कशंस आर बेनिफिशियल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।
So you should definitely subscribe to the channel and remain posted for further updates. अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।